आइए दोस्तों, शुरू करते हैं बीटीसी सेकेंड सेमेस्टर। और बीटीसी सेकेंड सेमेस्टर में हमारा चैप्टर चल रहा है सामाजिक अध्ययन। और सामाजिक अध्ययन में चल रहा है दिल्ली सल्तनत। और दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश चल रहा है। तो तुगलक वंश में हम देखिए, आपको गयासुद्दीन मोहम्मद तुगलक के बारे में स्पष्ट बता चुका हूँ कि गयासुद्दीन मोहम्मद तुगलक की 1325 ईस्वी में तिरहुत विजय के पश्चात रास्ते से लौटते ही समय रास्ते में तुगलकाबाद के निकट अफगानपुर के पास में इसकी मृत्यु हो जाती है। किसकी? गयासुद्दीन मोहम्मद तुगलक की। तो अब इसके बाद हम शुरू करते हैं मोहम्मद बिन तुगलक। तो आइए, मोहम्मद बिन तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक का जो शासन काल है वह है 1325 ईस्वी से लेकर के 1351 ईस्वी तक माना जाता है। 1325 ईस्वी से लेकर के 1351 ईस्वी तक माना जाता है। अब देखिए, अपने पिता गयासुद्दीन मोहम्मद तुगलक के मृत्यु के बाद मोहम्मद बिन तुगलक 1325 ईस्वी में गद्दी पर बैठता है। गद्दी पर ये बैठता है। कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। और गद्दी पर जब बैठता है तो एक उपाधि धारण करता है। उपाधि, और कौन सा? वो जौना खां की उपाधि। जौना खां की उपाधि ये धारण करता है। और 1325 ईस्वी में ये गद्दी पर बैठता है। आगे एक अफ्रीकी यात्री है। अफ्रीकी यात्री। और अफ्रीकी यात्री कौन है? इब्न बतूता। इब्न बतूता। और ये मोरक्को का रहने वाला था। मोरक्को। और ये भारत में आया था 1333 ईस्वी में। ये मोरक्को यात्री था, इब्न बतूता, अफ्रीकी यात्री, और मोरक्को का रहने वाला था। और 1325 में ये भारत आया था। और इब्न बतूता कहता है, क्या कहता है कि गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलकाबाद में स्वर्ण जड़ित ईंटों की एक महल बनवाया था। यानी स्वर्ण जड़ित ईंटों का एक क्या बनवाया था? महल बनवाया था। इसने स्वर्ण जड़ित ईंटों का एक महल बनवाया था। महल बनवाया था। और उसके अंदर एक कुंड बनाकर सोने से भर दिया था। इस महल में एक कुंड बनवा करके उसने उसे सोने से भर दिया था। तुगलक वंश ने दिल्ली सल्तनत में 3 योग्य सुल्तान दिए थे। और 3 योग्य सुल्तान कौन कौन से थे? एक गयासुद्दीन, उसका बेटा मोहम्मद बिन तुगलक, और उसका एक भतीजा था फिरोज शाह तुगलक। तो अगले हम फिरोज शाह तुगलक पर चर्चा करेंगे। तो इस समय मोहम्मद बिन तुगलक पर चर्चा हो रही है। तो 3 शासक वो दिल्ली सल्तनत में, तुगलक वंश में 3 शासक सुयोग्य माने जाते हैं। तो गयासुद्दीन इस वंश के शासकों में मोहम्मद बिन तुगलक का जो शासन काल माना जाता है बहुत अत्यधिक प्रसिद्ध माना जाता है। बहुत ही अत्यधिक प्रसिद्ध माना जाता है। और इसी के शासनकाल में मैंने आपको बताया कि इब्न बतूता भारत आया था। और कब आया था? 1333
ईस्वी में इसने एक धार्मिक और न्यायिक मामलों में जो उलेमा थे, उलेमाओं का वंशचर समाप्त करके इसने एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना की थी। धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना की थी। यानी उलेमाओं का एक वंशचर था और इनके वंशचरों को समाप्त कर इसने एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना की थी। कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। इसी के शासन काल में, यानी मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में 2 जैन विद्वान भी इसके दरबार में गए थे और उन दोनों जैन विद्वानों का इसने बहुत अच्छी तरह से स्वागत किया था। वह 2 जैन विद्वान कौन थे? एक थे जैन प्रभासुरी, जैन विद्वान जैन प्रभासुरी, जैन नहीं है बल्कि जिन प्रभासुरी और दूसरे थे राजशेखर। और किसके दरबार में? मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में ये लोग गए थे और जाने के बाद इनका अपने दरबार में इन्होंने बहुत अच्छी तरह से स्वागत किया था। देखिए, इसके शासनकाल में सती प्रथा पर भी रोक लगी थी। सती प्रथा पर भी इसने रोक लगाई थी। कौन? मोहम्मद बिन तुगलक ने सती प्रथा पर भी रोक लगाने का प्रयास किया था। मोहम्मद बिन तुगलक सल्तनत काल में वह एक सुल्तान था, वह एक शासक था जिसने हिंदुओं के त्योहार, एक मुख्य त्योहार है और मुख्य त्योहार कौन है? होली। हिंदुओं के त्योहार में एक मुख्य त्योहार माना जाता है होली। होली त्योहार में यह भाग लेता था। कौन? मोहम्मद बिन तुगलक होली त्योहार में यह भाग लेता था और अपने शासनकाल में इसने सती प्रथा पर भी रोक लगाई थी। आगे मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली राजधानी को देवगिरी बनाया। यानी इसकी राजधानी क्या थी? दिल्ली। और दिल्ली से कहां बनवाया? देवगिरी बनवाया। और देवगिरी बनवाने के बाद इसका एक नया नाम दिया। कौन सा नया नाम? नया नाम दिया दौलताबाद। दौलताबाद इसने इसका एक नाम दिया था। इसने दिल्ली से दौलताबाद तक एक सड़क भी बनवाई थी। मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली से लेकर के दौलताबाद तक एक सड़क बनवाई थी और उस सड़क पर यात्रियों की सुविधा के लिए जगह जगह ठहरने की भी व्यवस्था बनवाई थी। इसने जगह जगह ठहरने की भी व्यवस्था बनवाई थी और यह दूरी लगभग बताई जाती है 1500 किलोमीटर। यानी 1500 किलोमीटर की दूरी में इसने एक ऐसी व्यवस्था बनवाई थी कि जो भी यात्री इस रास्ते से गुजरे और हर जगह ठहरने की एक व्यवस्था बनाई थी ठहरने के लिए। और लगभग 1500 किलोमीटर की दूरी और कहां से लेकर के? दिल्ली से लेकर के दौलताबाद तक। इसके शासनकाल में एक प्रतीक मुद्रा का भी प्रचलन किया था। प्रतीक मुद्रा का भी इसने प्रचलन किया था अपने शासनकाल में। इसने कांसे का सिक्का भी चलाया था। इसने कांसे का
सिक्का भी चलाया था। इसने कांसे का भी सिक्का चलाने का फैसला किया था और जिसका मूल्य चांदी के टके के बराबर था। चांदी के टके के बराबर था। किसका? जो कांसे का सिक्का चलाने का फैसला किया था और जिसका मूल्य उसने निर्धारित किया था चांदी के टके के बराबर ही होगा। इसने दीवान ए अमीर को ही दीवान ए अमीर को ही एक विभाग की इसने स्थापना की थी। इसने दीवान ए अमीर को ही एक अलग से विभाग की भी इसने स्थापना की थी। इसका जो शासन काल है दिल्ली सल्तनत में सबसे चरमोत्कर्ष का शासन काल माना जाता है। किसका? मोहम्मद बिन तुगलक का। मोहम्मद बिन तुगलक ने अवध, गुजरात, सिंध के क्षेत्रों पर भी इसने विजय प्राप्त किया था। अवध के क्षेत्र में, सिंध के क्षेत्र में, गुजरात के क्षेत्र में इसने विजय भी प्राप्त किया था। और उसने उस क्षेत्र में यानी अवध, गुजरात और सिंध के क्षेत्रों में विद्रोह भी हुआ था और उस विद्रोह को दबाने का इसने भी प्रयास किया था और अपने शासनकाल में इसने दबाया भी था। मोहम्मद बिन तुगलक ने अवध, गुजरात, सिंध के विद्रोहों को दबाने में एक सफलता भी हासिल की थी। इसने एक सफलता भी हासिल की थी और कहा जाता है सिंध में ही इसकी मृत्यु होती है। कहाँ पे? सिंध में ही इसकी मृत्यु हो जाती है। सिंध में ही इसकी मृत्यु हो जाती है। और इसके बाद दिल्ली के गद्दी पर कौन बैठता है? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक दिल्ली पर बैठता है। तो दिल्ली के सिंहासन पर फिरोज शाह तुगलक बैठता है। तो आइए अब फिरोज शाह तुगलक के बारे में चर्चा होती है। फिरोज शाह तुगलक। तो देखिए फिरोज शाह तुगलक का जो शासन काल है 1351 ईस्वी से लेकर के 1388 ईस्वी तक माना जाता है। किसका? फिरोज तुगलक का शासन काल 1351 ईस्वी से लेकर के 1388 ईस्वी तक माना जाता है। फिरोज तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक के चाचा रजब का पुत्र था। फिरोज तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक के चाचा रजब का पुत्र था और इसके माता का नाम राजा रनमल था। इसके माता का क्या नाम था? इसके माता का नाम राजा रनमल था। मोहम्मद बिन तुगलक की नीतियों से अमीरों और सेना में असंतोष फैल गया था। यानी मोहम्मद बिन तुगलक इसकी जैसी नीतियां थी। मोहम्मद बिन तुगलक की नीतियों से अमीरों और सेना में असंतोष फैल गया था और जब असंतोष फैल गया था तो कहीं कहीं इसके शासनकाल में दिक्कतें जारी हो गई थी। जब दिक्कतें जारी हो गई तो फिरोज शाह तुगलक ने एक हुक्म जारी किया। फिरोज शाह तुगलक ने एक हुक्म जारी किया कि जब भी किसी अमीर की मृत्यु होती है तो एक व्यवस्था थी इक्ता के बारे में बता चुका। तो इक्ता सहित उसका स्थान उत्तराधिकार के रूप में इसका स्थान उत्तराधिकार के रूप में कौन लेगा? इसका पुत्र ही लेगा।
इसने एक फरमान जारी किया। फरमान इसने जारी किया कि इक्ता सहित उसका जो स्थान होगा उसके पुत्र को ही दिया जाए। इसने अमीरों को यातना देने का रिवाज समाप्त कर दिया था। इसके जो शासनकाल में जो अमीर थे, जो इनको प्रताड़ित किया जाता था, उन लोगों को प्रताड़ित करना ये बंद कर दिया। और जब इसने बंद कर दिया तो अमीर लोग जो थे धीरे धीरे इससे खुश होने लगे। तो जब अमीर लोग इससे धीरे धीरे खुश होने लगे, किससे? फिरोज शाह तुगलक से। तो जब खुश होने लगे तो अब क्या हुआ? तो इसके शासनकाल में वंशानुगत के सिद्धांत को फिरोज शाह तुगलक ने सेना पर भी लागू किया था। कौन सा? वंशानुगत का सिद्धांत। वंशानुगत का सिद्धांत इसने किस पर लागू किया था? सेना पर लागू किया था कि वंशानुगत का सिद्धांत सेना पर भी लागू कर दिया था। इसने अपने शासनकाल में सिपाहियों को नगद वेतन नहीं देता था। यह नगद वेतन नहीं देता था। ये अपने सिपाहियों को नगद वेतन नहीं देता था। उसके बदले अलग अलग गांवों में भूराजस्व उनके नाम कर देता था। भूराजस्व जो था उनके नाम कर देता था। अपने शासनकाल में सैनिकों को वेतन नहीं देता था, और वेतन नहीं देता था तो उसके बदले में क्या करता था? उस जिस क्षेत्र में ये लोग रहते थे, उस क्षेत्र के जो भू जमीनें थी उनके वो नाम कर देता था। कौन? फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक ने खुद को सच्चा मुसलमान शासक कहा है। सच्चा मुसलमान शासक कहता था। ये अपने आप को सच्चा मुसलमान शासक कहता था और अपने राज्य को विशुद्ध इस्लामी राज्य घोषित कर उलेमाओं को प्रसन्न करता था। मतलब कहने का है कि ऐसा राज्य हो कि जहां किसी को भी किसी प्रकार की दिक्कतें या परेशानी न हो, ऐसा उसने किया था। आगे देखते हैं। इसने फिरोज तुगलक पहला ऐसा सुल्तान था जिसने हिंदू धर्म ग्रंथों का संस्कृत से फारसी में अनुवाद करवाता था। संस्कृत से फारसी में अनुवाद करवाता था। फारसी में अनुवाद कराने का इसने कदम उठाया था। इसने गरीबों को मुफ्त इलाज के लिए अस्पताल भी बनाया था। क्या बनाया था? अस्पताल बनवाया था। गरीबों के मुफ्त इलाज के लिए इसने अस्पताल का भी निर्माण करवाया था और कोतवालों को बेरोजगारों की सूची तैयार करने का आदेश भी देता था। जो इसके शासनकाल में कोतवाल होते थे उनको कहता था कि जो बेरोजगार है उनकी सूची तैयार करके दो। उनकी सूची तैयार करो। बेरोजगारों की ये सूची तैयार करने का भी आदेश दिया था अपने शासनकाल में। कौन सा? फिरोज तुगलक। और गरीबों की जब लड़कियों की गरीबों की लड़कियों की शादी के लिए इसने दहेज भी देता था। दहेज भी देता था। यानी अपने शासनकाल में लड़कियों की अगर शादी हो रही है तो उसमें ये दान देने का भी प्रयास करता था और दान देने का बहुत अच्छा इसका एक कदम भी था, लोगों की सहायता करना।
फिरोज शाह तुगलक ने लोक निर्माण विभाग लोक निर्माण विभाग के लिए एक बड़ा विभाग स्थापित किया था। फिरोज शाह तुगलक ने लोक निर्माण के लिए एक बड़ा विभाग स्थापित किया था जो सरकारी कार्यों के लिए निगरानी रखता था। यानी लोक निर्माण विभाग की स्थापना अगर इसने करवाया है तो सरकारी कार्यों की निगरानी के लिए इसने बनवाया था। किसका? लोक निर्माण विभाग। आगे इसने कई नहरों की मरम्मत भी करवाई थी। इसने कई नहरों की मरम्मत भी करवाई थी और कई नहरें भी खुदवाई थी। किसने? फिरोज तुगलक ने। फिरोज तुगलक की मृत्यु के बाद सल्तनत काल धीरे धीरे बिखर जाती है। फिरोज तुगलक की जब मृत्यु हो जाती है तो सल्तनत काल धीरे धीरे बिखर जाती है और उत्तर भारत में इसका अधिकार ज्यादा रहा और उत्तर भारत पर अनेक छोटे छोटे राज्यों में बट गए। अनेक छोटे छोटे राज्यों में बट गए। उत्तर भारत का जो क्षेत्र था अनेक छोटे छोटे राज्यों में जब बट जाता है तो 1398 ईस्वी यानी 1398 ईस्वी में भारत पर मैसूरों के आक्रमण के साथ 1398 ईस्वी में भारत पर मैसूर आक्रमण के साथ तुगलक वंश है या तुगलक साम्राज्य का क्या हो जाता है? अंत हो जाता है। तुगलक साम्राज्य का अंत हो जाता है। तो यहीं पर हमारे वीडियो समाप्त होती है सल्तनत काल को लेकर के, दिल्ली सल्तनत। आगे वीडियो हम लेकर के आएंगे ज्योग्राफी का, भूगोल कैसे संबंधित टॉपिकों को लेकर के दोस्तों। तो मेरे वीडियो को आप जरूर देखें, लाइक करें, शेयर करें। जो भी अगर त्रुटियां होती हैं तो आप कमेंट के माध्यम से हमें अवगत कराएं दोस्तों। धन्यवाद।